Good evening, everyone. Namaste, sir. Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening. चलो, तो लास्ट क्लास अपन ने क्या बात किया था? हमने रे ऑप्टिक्स का वो पढ़ा था, स्पेरिकल मिरर में आखिर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आता है तो मिरर फॉर्मूला। सर मिरर फॉर्मूला और कोई वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है स्पेरिकल सर मिरर के आपने पास में तो ग्राफ कितना distance? बनाने के लिए बोला था, कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के। किया था तुम लोगों ने? कर लिया वो पोर्शन? यस मैंने सर। खुद ट्राई किया। ठीक है, तो अपन आगे बात करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर, करिए आगे बात। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले? रिफ्रैक्शन। ठीक, क्लियर है? अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बोलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस ठीक सर, है, आ रही है। ठीक 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 ठीक। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जब लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, मीडियम सबसे पहले मीडियम की बात होती है, यस और नो? तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन में टर्म बात कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात कर लेते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या सबको? यस और नो? कितना मतलब रिफ्रैक्शन हो पाएगा? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कितना हाँ, डेविएट करेगा सर, मतलब जैसे हर एक sin मीडियम का। का अपना एक प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में पहले क्या है, दूसरे में क्या है? हाँ हाँ, देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक मीडियम है, सपोज करो एयर है, ठीक। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बोलते हैं। कितना मानते हैं? एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, ठीक। मान लो कोई लाइट रे एयर से आ रही थी और किसी एक मीडियम में एंटर की, किसी एक मीडियम में एंटर की, ठीक। अब एंटर करने पे जो है, एयर में था स्पीड मान लो c0, मीडियम हो गया cm, यस और नो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इस मीडियम का होगा, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट इज क्या होता है बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का डेफिनेशन याद है? बोलो। स्पीड ऑफ लाइट इन, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो वैक्यूम या एयर में स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता है एयर में स्पीड या वैक्यूम में कितना लेते हैं हम? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर 10 सेकेंड। की पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? बोलो यस और नो एवरीवन। ठीक है, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उस मीडियम को, स्पीड ऑफ लाइट को उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे डिवाइड कर देंगे। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ध्यान से देखो, अगर एयर होगा तो cm का वैल्यू c0 के बराबर, तो फॉर एयर या वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। बाकी कोई भी मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 1। यस और नो? क्योंकि किसी और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है क्या? बोलो। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। अरे हाँ या ना? बोलो, क्लियर है क्या? यस क्लियर। ठीक। एक टर्म और आपने पढ़ा होगा, एक चीज और आपने पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी रिलेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। ऐसा सुना है क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखा जा सकता है √1 बाई म्यू एम इंटू मीडियम का परमिएटिविटी एंड मीडियम का परमिएबिलिटी। यस और नो? तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आपको मिलेगा c0 बाई cm इज नथिंग बट √μm बाई म्यू नॉट। यही मिल रहा है क्या? अपॉन म्यू नॉट, है ना? इनटू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर याद होगा म्यू एम बाई म्यू नॉट होता है रिलेटिविटी बन जाएगा, है ना? और ये भी रिलेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी का रूट का प्रोडक्ट, यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, ये दोनों डायमेंशनलेस है। क्लियर है? बोलो एवरीवन। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, लाइट वेव है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है
तो क्या चेंज होता है? लाइट के पास वेवलेंथ है, स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है। तो मान लो यहाँ वेवलेंथ λ1 था, फ्रीक्वेंसी f1 था, स्पीड c1 था, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई, क्या चेंज करेगा? स्पीड, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या चेंज करेगा? याद करो, कोई भी लाइट है जो स्पीड में, कोई भी लाइट है, लाइट वेव है, तो लाइट का स्पीड क्या होता है? f इंटू लैम्डा। अरे हाँ है ना, इसी भी वेव का स्पीड क्या होता है? f इंटू लैम्डा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? याद रखना, कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? सबको मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, बोलो। यस सर। हाँ, ध्यान से सुनो, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है तो क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, बट वेवलेंथ और स्पीड चेंज कर जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे स्पीड c1 है, वेवलेंथ λ1 है, तो यहाँ स्पीड हो जाएगा c2, वेवलेंथ λ2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बट फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। तो अगर देखो यहाँ लिखोगे f0 इज इक्वल टू c1 बाई λ1 लिखोगे, और यहाँ लिखोगे f0 इज इक्वल टू c2 बाई λ2। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों बराबर है, c1 बाई λ1 इज इक्वल टू c2 बाई λ2। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होगा? कोई पूछेगा तो वाई फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग? बिकॉज कोई भी वेव में फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी होता है? सोर्स का, जो सोर्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है। यस और नो? अब सोर्स जितना ऑसिलेट करे उतनी वेव फ्रीक्वेंसी होगा। यस और नो? मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी इज ओनली डिपेंड ऑन सोर्स। दैट इज व्हाई व्हेन लाइट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट travels from one medium to another medium, frequency remains constant, same, but wavelength lambda and c, है ना, lambda and c changes, इन स्पीड और वेवलेंथ चेंजेस करेगा। कैसे चेंजेस करेगा? c बाय लैम्डा, c1 बाय λ1 इज इक्वल टू c2 बाय λ2। क्लियर है क्या? बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? अब अगर ध्यान से देखो, अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यस और नो? ठीक। अगर मान लो कोई लाइट वैक्यूम में, उसका फ्रीक्वेंसी स्पीड c0 है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी f था, वेवलेंथ λ0 था वैक्यूम में, ठीक। और मीडियम में मान लो स्पीड cm है, तो फ्रीक्वेंसी होगा f उसी लाइट का, और वेवलेंथ होगा λf। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से c0 बाई cm इज इक्वल टू λ0 बाई λf? यानी जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा? थीटा। अरे हाँ है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आपसे पूछा जाए मीडियम का वेवलेंथ क्या होगा, तो मीडियम का वेवलेंथ होगा वैक्यूम में जो वेवलेंथ है डिवाइड बाय ईटा। ईटा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो। यस सर, यस सर। क्या और बात करना चाहिए क्या? नो सर, नहीं सर। सर ऊपर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो बस 2 मिनट के लिए। ये हो गया सर। ये आ गया समझ में सबको? बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तुम लोग को उधर सर्दी पड़ रही है नहीं पड़ रही अभी? पढ़ रही है सर, बहुत पढ़ तो ज्यादा। रही है, बढ़िया मस्त वाली। मैं तो अभी कश्मीर में बैठा हूँ यार। ओ शिट, कश्मीर में तो फिर सही है ना। डिग्री जा रहा है। सर आप तो एवरग्रीन सर्दी में उसको बैठे तो हो मजे सर। आ रहे होंगे। सही। हाँ, मैं पर कश्मीर आप से उस जगह पर हो जिसे लोग दुनिया में कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। हाँ यही है, मैं जन्नत में बैठा हुआ हूँ। सब बर्फ पड़ रही है। हाँ, अगल बगल श्रीनगर में तो नहीं पड़ रही है, लेकिन अगल बगल पड़ रही है।
सर आप सर रहते ही वहीं सेंटा पे हो क्लॉज। कि घूमने गए हो? नहीं मैं यहाँ अभी शिफ्ट हो गया हूँ परमानेंटली। अच्छा। हाँ पहले मैं दिल्ली में था, फरीदाबाद। चलो आगे बढ़े। सर आप कश्मीर से बिलोंग कर? नहीं मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, टाटा नगर। सर झारखंड सर पड़ोसी है। पड़ोसी है। चलो आगे बढ़े क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यहाँ ठंड काफी बढ़ गई है। चलो तो आगे बढ़ जाए। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? क्लियर? नहीं सही है। कश्मीर का अपना ही मजा है यार, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस। नहीं होता सर यूनिटलेस, ठीक। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू टू। मतलब मान लो ऐसे मैं लिखूं, इसका मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे बोलेंगे। जो आगे लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में, जो पीछे लिखा होगा उसके लिए। तो म्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 1 2 लिखो या म्यू 2 1 लिखो, बात बराबर। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर? म्यू यहाँ पे मैं ईटा यूज कर रहा था या म्यू यूज करने लगे, कोई बात नहीं, आप ईटा ही यूज करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल का अपना अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। क्लियर? यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 क्या लिखा जा सकता है? C0/C1। अरे हाँ है ना, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय C0/C2। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? C2/C1। समझ में आ रहा है क्या? तो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट in medium 2 divided by speed of light in medium 1. Clear? Clear everyone? यस सर। आगे बढ़े? यस Yes. आगे बढ़ेगा? यस आगे बढ़े? ठीक है। यस सर। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉ ऑफ आपको पता है, जब लाइट मीडियम ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता, ऑब्लिकली बात हो रही, कैसी बात हो रही? ऑब्लिक। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया नॉर्मल एट द इंटरफेस जहां पे लाइट रे एंटर कर रही है, यस और नो। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो मैं बोलूं N2 बड़ा है N1 से, तो किधर जाएगा? टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड द नॉर्मल। आपने ये पढ़ा है, यस और नो। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस और नो। और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो आपने पहला लॉ ये पढ़ा होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane. all lies in same plane। ठीक, क्या और बात करना चाहिए? नो ठीक। सर। दूसरा जो लॉ है वो ध्यान से सुनना। दूसरा लॉ, फॉर अ फिक्स कलर ऑफ लाइट। फिक्स कलर मतलब मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब जिसका एक ही वेवलेंथ है, एक ही फ्रीक्वेंसी है। लाइट जैसे व्हाइट लाइट में बहुत सारा वेवलेंथ है, यस और नो। तो हम मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, इफ अ लाइट रे मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ध्यान से सुनना, ठीक है, ऑब्लिकली, जैसे यहाँ पे N2 बड़ा था N1 से, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस और नो। तो
तो हम ये देखते हैं, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, n1 sin i, यानी इस मीडियम के n1 इंटू इस मीडियम में जो एंगल बना उसका साइन ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू n2 sin r। क्लियर है क्या? बोलो। Yes, बट sir. ये एप्लीकेबल होगा Yes. ओनली फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए, है ना? है ना? बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. दिस इज ओनली एप्लीकेबल Sir, फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्लियर? ये बात आपने पढ़ा होगा। सर ये ठीक है, N1 आगे बढ़े। ईटा है इसी कि को बोलते हैं n1, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, हाँ ईटा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बोलो। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, Yes, sir. अब ध्यान से। आपको पता है एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। यस और नो? डेंसर उसको कहते हैं, और रेयरर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनआर है, डेंसर का ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे दो मीडियम में से एक रेयरर होगा और एक डेंसर होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको बोलेंगे डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको बोलेंगे रेयरर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, अच्छा, जब लाइट डेंसर से रेयरर आती है, कहां से कहां आती है? डेंसर से रेयरर, तो जाना चाहिए था ऐसे, बट ऐसे ना जाकर के ये 2 अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये सो ऐसा पढ़ा होगा, Yes, sir. है ना? यस सर। क्लियर? हाँ है ना? अच्छा, और जब लाइट रेयरर से डेंसर आती है, कहां से कहां आती है? रेयरर से डेंसर, जाना ऐसे चाहिए था, बट मीडियम होने की वजह से किधर जाती है? टुवर्ड द नॉर्मल। Towards the normal. ठीक, क्या ही हो गया? ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा, अगर लाइट रे नॉर्मली ऐसे गिर रहा, मान लो ये n1 है और ये n2 है, और नॉर्मल के डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे, तो कितना होगा? Reflection सीधी चली जाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। जीरो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा? 0। बिना डेविएट हुए लाइट चली जाएगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. समझा? इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन तभी होगा लाइट रे का जब ऑब्लिक इंसिडेंस हो। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्या हमें और बात करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए? आगे बढ़ना। आगे बढ़ो। आगे बढ़नी चाहिए। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा n1 sin i n2 इक्वल टू n2 sin r के बारे में थोड़ा सा। ठीक, डायग्राम में बना रहा हूं ऐसा। ये हो गया n1, ये हो गया n2। मैं मान रहा हूं n2 n1 से बड़ा है, तो ये रे ऐसे आई, ये हो गया नॉर्मल, और ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर गए। ठीक है, ये r हो गया और ये i हो गया। क्लियर? बोलो, क्लियर है? इसको अगर Yes, sir. वेक्टरली लिखना है तो मान लो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आर कैप। ठीक, और नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप। तो क्या n1 sin i को मैं लिख सकता हूं, n1 sin i को लिख सकता हूं आई कैप क्रॉस एन कैप, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? Yes. अरे हाँ है ना? क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, Yes, sir. सही है गलत है? ये सही है, ये गलत है? बोलो। आई का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड और साइन की यूनिट वेक्टर तो सेम है। यूनिट वेक्टर तो 1 होता, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ एन इनटू एंगल क्या है दोनों के बीच में? साइन आई। आई है एंगल, आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल आई है या पाई माइनस आई है? ठीक से देखो ये डायग्राम। माइनस सही है. माइनस आई कैप क्या है? पहले आई कैप समझो, आई कैप समझो, आई कैप समझो। ये ऐसे था ना? तो ये ऐसे क्या? तो ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना? ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो, तो अगर ध्यान से देखोगे, क्या मैं लिख सकता हूँ n1 इंटू आई क्रॉस एन? अगर साइन पाई माइनस थीटा आई भी लिखे तो क्या आएगा? साइन 90 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन ही थीटा होता है। इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। अरे हाँ है ना। और क्या मैं लिख सकता हूँ इसको n2 इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस ऐसे सर। वेक्टर में ये Yes, स्नेल्स sir. लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। समझ में आ गया? और बात करने का जरूरत नहीं। अब इसमें सवाल कराने का तो कोई जरूरत नहीं है ना। n1 दे दिया, n2 दे दिया, एंगल दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। कराने का जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं, ऐसा याद सवाल रहेगा। बेसिक वाला सवाल तो कराने। हाँ ठीक है, ऐसा सवाल तो आपको बेसिक वाला कर लोगे आप। थोड़ा सा अच्छा सवाल देखते हैं, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बातें करते हैं इसमें, और कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। एक और चीज की बात करते हैं यहाँ पे, ग्लास स्लैब की। किसकी बात करते हैं? ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है? इस तरह का ग्लास होता है, यस और नो, जिसके दो सरफेस जो होते हैं, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है वो? पैरेलल होता है। ग्लास स्लैब देखा ना सबने, उसका थिकनेस होता है ऐसा कुछ। यस सर। ठीक, हम ये बना रहे हैं जिसका थिकनेस टी है, विथ कितना है? टी बोल रहे हैं, ठीक। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा बोल रहा हूँ, और एयर में रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ? ये एयर में रखा हुआ। सोच के देखो, अगर कोई रे ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे एंगल आई से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आर पे जाएगी? अरे हाँ है ना। यस सर। और ये फिर बाहर निकलेगा, तो पूछा आपसे एंगल ऑफ इमर्जेंट बताइए। इसको बोलते हैं एंगल, जो रे निकलती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या रिलेशन होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस में? इक्वल होंगे सर। इक्वल होंगे पक्का? Yes. यस सर इक्वल Yes. होंगे। क्यों Sir, इक्वल equal. होंगे? चेक कर लेते। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 इंटू साइन आई, है ना, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n इंटू साइन आर। पहला ये इक्वेशन होगा, यस और नो बोलो। क्लियर? यस यहाँ से सर। यहाँ का पहला। दूसरा, अच्छा ये आर है तो क्या ये भी हो गया आर? क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है, यस और नो। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो यहाँ पे बोलूंगा मैं अगेन ये हो जाएगा n इंटू साइन आर दूसरे सरफेस के लिए, दैट इज 1 इंटू साइन ई। आया ना, 1 इंटू यस सर। साइन ई। Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंटू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, क्योंकि ये चीज तो दोनों में कॉमन है। आई इज इक्वल टू ई हो गया। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है वो क्या आपस में बराबर। पैरेलल है? वो तभी पैरेलल हो पाए क्योंकि बाहर वाला मीडियम सेम था। जैसे एयर है तो भी यही बात होगा, और कोई दूसरा मीडियम होता तभी यही बात होता। यानी कि अगर वाटर कोई, पे। हाँ, अगर वाटर कोई भी मीडियम होता, बट दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, तभी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होगी? पैरेलल सरफेस से जो रिफ्रैक्ट कर रही दो बार, वो क्या हो जाएगी? आपस में पैरेलल हो जाएगी। क्या क्लियर है? यस सर, क्लियर क्लियर है? ठीक है। बट एक चीज तुम देखो, एक चीज देखो, हुआ क्या? जो रे यहां आ रही थी, यहां से जाती हुई दिखनी चाहिए थी, वो गई कहां से? क्या वो यहां से गई? यस सर। सर। हाँ या ना? क्या इसमें एक शिफ्ट आ गया? क्या यस सर। इसमें एक सर, शिफ्ट आ आ गया। गया? इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। अब Lateral मेरा shift. सवाल, हाँ, अब यहाँ पे मैं लैटरल शिफ्ट की बात करूंगा। तो मान लो मैंने एक ग्लास लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक, और एक रे इंसिडेंट कर रही है। आपसे पूछा गया आई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बता दिया गया। आपसे बोला गया कैलकुलेट द लैटरल शिफ्ट, बताओ टी के टर्म में, और थिकनेस आपको दे दिया ये टी इज द थिकनेस, विथ जो है टी है। टी ईटा और आई के टर्म में बताइए लैटरल शिफ्ट कितना है? और ये शिफ्ट कितना आएगा?
फटाफट निकालो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ सर, कल जो शाम वाली क्लास है, फ्राइडे वाली, इवनिंग वाली, ठीक है, क्योंकि 3 बजे तो मेरा सीओई खत्म होगा वहाँ पे। हेलो, वो आपने 3 बजे मैसेज आया, हाँ साढ़े, कल शायद 3:30 वाली। हो गया क्या? बताओ, डिस्कस करें। सर एक आंसर तो है, बताओ। बताओ क्या आ रहा है आंसर। T इंटू कॉस आर ठीक है। इंटू साइन आई माइनस आर। चलो चेक कर लेते हैं। मान लो अगर ईटा दिया हुआ तो ये कुछ ऐसा जाएगा। चलो, क्या ये कुछ ऐसा जाएगा? यस और नो, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं, यस सर। है ना। ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक। अभी ऐसे ही गया, यहाँ रिफ्रैक्ट किया, मान लिया ये एंगल अभी आर मान लेते, क्या मान लेते? आर। आर हमने दिया नहीं है, ठीक। तो ईटा और आई के टर्म में देख लेंगे, ये हो गया आर तो ये भी हो गया आर और ये गया आई पे, ऐसे ही होगा। अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर। Yes, sir. क्या मुझे ये शिफ्ट चाहिए, ये यस यही सर। तो लैटरल शिफ्ट है, ये यस और नो, ये चेक करके देखो। दीज आर लैटरल शिफ्ट डी जो हमें चाहिए, यस और नो। अब अगर सोच यस के सर। देखो, क्या मेरे को ये लेंथ पता है क्या, टी? यस सर। और ये एंगल अगर मैं आर बोल रहा हूं तो क्या मैं ये लेंथ लिख सकता हूं क्या? इसको T एक्स कॉस बोल आर। दे। नहीं, एक्स कॉस आर, ये 90 होगा ना, ये हाइपोटेनियस होगा। एक्स कॉस आर इक्वल टू टी। अरे हाँ है ना। तो एक्स का वैल्यू Yes. क्या होगा? टी बाई T कॉस by आर। cos r. अरे हाँ है ना, यस कोई सर, ठीक दिक्कत है। वाली बात? ठीक, एक्स का वैल्यू टी बाई कॉस आर। अब इस ट्राइंगल को देखो। अरे हाँ है ना, इसमें एक्स पता है और हमें क्या पता है, इसमें एक्स पता है, क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल, ये आई माइनस आर होगा। यस सर। अरे हाँ है ना, ये एंगल क्या होगा, आई माइनस आर। तो एक्स पता है तो क्या Yes, sir. ये हमें पता चल गया, जो डी आएगा दैट इज एक्स साइन X sin I minus r. आई माइनस आर। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू है टी T T बाय by बाई कॉस। कॉस आर, टी बाई कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई आई माइनस माइनस आर। आर। अब सवाल है सर आपने तो आर दिया ही नहीं है, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं 1 इंटू साइन आई? अरे हाँ है ना, 1 इंटू साइन यस आई सर। इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर। अरे बोलो, क्या आई दिया था और एन दिया था तो साइन आर आर निकल जाएगा ना, बोलो। Sir. और यहाँ से यस उठा सर। के यहाँ पुट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या, बोलो। नहीं yes, sir. ठीक है, यस ये हो सर। गया Yes, sir. लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। देख लो एक बार, डाउट है तो पूछो सब लोग। R की सर ये sin डी वाली लाइन एक बार value बता है. देना। कौन वाला बोलो, कौन सर वाला? ये डी वाली लाइन डी इक्वल्स टू एक्स साइन आई माइनस आर, ये कैसे आया? देखो ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल, ठीक है, ये एक्स है, समझ में आ रहा है क्या? और ये होगा आई माइनस यस आर, सर। होगा नहीं होगा? हाँ है ना, आई माइनस आर यस सर। होगा नहीं। इस ट्राइंगल को, तो इस लाइन को देखो, ये लाइन
और ये लाइन पूरा आई था और ये आर था, तो ये आई माइनस आर हो गया ना, ये एक्स है, तो इसका यही तो कंपोनेंट चाहिए हमको, ये तो साइन होगा ना, एक्स साइन आर माइनस आर। यस बोलो। सर। ये तो चाहिए ना हमें, बाकी एक्स का वैल्यू हमने ऊपर निकाल दिया, लिख दिया। बोलो और कोई डाउट है किसी को? आई होप सो ये No, बात sir. आपको समझ में आ गई, लैटरल शिफ्ट। नेक्स्ट लिखो अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ क्या होता है? अपरेंट डेप्थ पहले समझना। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, आपने ये फील किया होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने ये फील किया होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रहता है और जब आप उसको ऊपर से देखते हो तो वो थोड़ा पास दिखता है आपको, उस पे आपको दिखता नहीं Yes, जितना sir. एक्चुअली होनी चाहिए। यस और नो? दिस इज कॉल्ड द अपरेंट डेप्थ। जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रे डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाटर के अंदर है, मान लो कहाँ, ये वाटर के अंदर है एग्जाम्पल के लिए, और आप एयर में हो, आपका आंख यहाँ है, तो आपको वही दिखेगा जैसा रे आते हुए लगेगी। कोई चीज हमको क्यों दिखता है? अगर मान लो मेरे को ये चीज दिख रहा है, ये मेरी आंखें है, तो अगर मेरे को ये चीज दिख रहा है तो इसका मतलब इससे रे मेरी आंखों में आ रही है डायरेक्ट, तो मेरे को लगे यहाँ पे कुछ रखा हुआ जो कि ऑब्जेक्ट मेरे को दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका रेटिना में इमेज बनेगा। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब देखो, अगर मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो क्या एक रे सीधा निकलेगी जो बिना डेविएट होते हुए जाएगी? अरे हाँ है ना? क्या एक Sir. रे ऐसे निकलेगी जो यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे, क्या वो यहाँ से आते हुए लगेगी या यहाँ से आते हुए लगेगी? ओ से या ओ डैश से? O dash से. ओ डैश से। तो अब देखो, सरफेस से जो एक्चुअली में डिप्थ हो गया वो ये हो गया डी डैश। मान लो इसको मैंने डी पे रखा था लेकिन हो कहाँ गया? डी डैश पे। तो मेरे को लगे ऑब्जेक्ट थोड़ा पास है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट उससे दूर है। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ Yes, में आ रहा है sir. क्या? बोलो। अब जैसे यहाँ पे मैंने डेंसर रेयर मीडियम में मेरा ऑब्जर्वर था, हो सकता है ऑब्जर्वर कोई दूसरे मीडियम में हो सकता है कोई दूसरा कॉम्बिनेशन हो। तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर सोचो ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर यहां से इसको देख रहा है, तो क्या जो ऑब्जेक्ट होगा, एक मिनट, पहले ये बात समझ में आया क्या? इतना बात समझ में आया क्या? बोलो। आ गई सर। अच्छा, इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इससे अगर ज्यादा होता तो क्या टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करती? तो क्या पीछे से आते हुए लगती? रे कहां से आती? पीछे से आते हुए लगती। यस और नो? अगर टुवर्ड द नॉर्मल, तो दोनों ही केस में अपरेंट डेप्थ आपको समझ में आना चाहिए। क्या इतना बात समझ में आया? यस सर, आ गई। क्लियर है? अब इसका कैसे निकालेंगे अपरेंट डेप्थ? ध्यान से देखो, इसको मैं समझाने के लिए बताया। अब देखो, मान लो मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं N2 बोल रहा हूँ और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं N1 बोल रहा हूँ। ठीक, दो मीडियम है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जो कि एक्चुअली इस सरफेस से डी डेप्थ नीचे, कितना नीचे? डी डेप्थ। ठीक, एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ खड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? यहां से देख रहा है। क्लियर? और Yes, sir. मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा मेरे को कुछ मानना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया कि N2 जो है वो N1 से N2 जो है वो N1 से छोटा है, ऐसा मान लेते हैं। क्लियर? N2 जो है N1 से, सॉरी, N1 इज ग्रेटर देन N2, ऐसा मान ले क्या? कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना? अरे हाँ है ना? बोलो ना। Yes. Yes, sir. यस ठीक है, ऐसा में मानो, जरूरी नहीं है, तुम ऐसे भी मानो, फॉर्मूला सेट हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक रे ऐसे जाएगी, ठीक, बिना डेविएट के। एक रे यहाँ गिरेगी, इसको मैं दूर बना रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूं। ठीक, अब ये जो रे यहाँ गिरी है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अरे बोलो ना। यस ये आर पे जाएगी। यस और नो? अब अगर ये आई पे गिरी है तो ये आर पे गई। क्लियर? तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है, अगर ये आई है तो क्या ये भी आई है? Yes, sir. अरे हाँ है ना? यस अब ये जो रे है क्या वो यहां से आते हुए लगेगी आपको, और यही होगा अपरेंट डेप्थ डी डैश। रियल डेप्थ डे Yes, था, sir. अपरेंट डेप्थ डी। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? क्या हमें यही चाहिए? पहला चीज ध्यान से देखो, हम जो इंसिडेंस मानते हैं वो बहुत करीब मानते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस मानते हैं। ये रे मैंने बहुत दूर बनाया देखो, लेकिन ये रे दूर नहीं है ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसलिए दूर बनाया, बट ये क्या है, नॉर्मल के एकदम पास है, क्योंकि हम पैराक्सियल रे मानते हैं। कैसा रे लेते? पैराक्सियल रे। तो
पैरेक्सियल रे लेंगे जब ये नॉर्मल के बहुत पास होगा तो क्या आई और आर बहुत छोटा हो जाएगा? आई एंड आर इज वेरी स्मॉल। सोच के देखो, जितना ये पास जाएगा आई एंड आर इज वेरी स्मॉल। ये अजम्पशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो चीज हम फाइंड आउट करेंगे वो किसके लिए वैलिड होगा? पैरेक्सियल के लिए। ऐसी रे जो नॉर्मल के एकदम करीब हो। क्लियर? अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर। ये सर क्लियर। यस क्लियर? हाँ, अब ध्यान से देखो, अगर ये बात आपको क्लियर है तो इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से देखो। इस ट्राइंगल में क्या मैं इसको बोल दूं, इसको मैं वाई बोल दे रहा हूँ ये लेंथ को, ठीक। तो अगर तुम बड़ा वाला ट्राइंगल देखोगे, तुम अगर बड़ा वाला ट्राइंगल देखोगे, एक सेकंड, 2-3 पेज ऐड कर दे रहा हूं। अगर तुम बड़ा वाला ट्राइंगल देखोगे तो रे ऐसे थी, यहां से सीधी गई ऐसे, एक रे यहां से गई और थोड़ा नॉर्मल से बेंड कर गई ऐसे। यस और नो? ये हो गया नॉर्मल, यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सोचो अगर ये आर है तो क्या ये भी आर होगा? है ना? होगा नहीं होगा? यस सर। और ये अगर आई है तो क्या ये भी आई होगा? अरे हाँ है ना? ये था डी डैश और ये था डी। यस और नो? और ये क्या था? ये था N1 और ये था N2। ठीक, यही माना ना हमने। क्या मैं लिख सकता हूं N1 साइन आई? अरे हाँ है ना? इज इक्वल टू N2 साइन आर, स्नेल्स लॉ से। अब चूंकि I एंड R इज वेरी स्मॉल बिकॉज पैरेक्सियल, तो क्या साइन आई को मैं tan I लिख सकता हूं? यस सर, थीटा को यस सर, स्मॉल लिख सकते assume सर तो N1 इंटू tan I का वैल्यू क्या होगा? देखो बड़ा वाला ट्राइंगल में, क्या ये लेंथ y माना था मैंने? तो क्या ये आ जाएगा 5/d? Yes. अरे हाँ है ना? इज इक्वल टू N2 y/d डैश। अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर। Yes, y ने sir. y को मार दिया, तो एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू N2/N1। क्या यही हुआ? यस सर। समझ में आया क्या? अब बाकी डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, आपको काम क्या आएगा? इंपॉर्टेंट बात, जो भी डेप्थ आपने मेजर किया वो किसी ऑब्जर्वर को दिखा जो दूसरे मीडियम में था, इसके लिए आपने किया ना? यस और नो? दूसरा चीज, आपने जो भी चीज फाइंड आउट किया है वो सारा डिस्टेंस कहां से मेजर किया गया? सर्फ इंटरफेस से। अरे हाँ है ना? यहाँ जो तुम Yes, sir. ऑब्जर्वर इमेज बना रहे हो और ये ले रहे हो, ऐसा जा रहा है, ये यहाँ बन रहा है, यस और नो? यही डी डैश है। सारा डिस्टेंस और सारी रे किसके लिए वैलिड है? पैरेक्सियल रे के लिए। 3-4 ऑब्जर्व, 2-3 दिया ना हमने अप्रोक्सीमेशन। सारी रे, ये सारी किसके लिए? पैरेक्सियल रे के लिए। अब अगर ये N2 है, ये N1 है, तो d डैश बाई डी का वैल्यू क्या आएगा? d डैश बाई डी का वैल्यू आएगा N2/N1। ठीक, बोलो Yes. क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया क्या? d बिल्कुल डैश बाई clear डी का वैल्यू N2/N1। ठीक, d डैश और d दोनों कहां से मेजर किया गया? सरफेस, इंटरफेस से। सर इंटरफेस। ठीक, समझ में आया? अब कुछ अजम्पशन जो इसे हमने लिया है, क्या क्या अजम्पशन है? वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रे। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर अरे बोल लो। Paraxial ray. पैरेक्सियल रे, ठीक, लिख लिया पैरेक्सियल रेस। दूसरा चीज, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? N2 और N1 जो लिया वो कैसे समझेंगे सर? तो N2 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच रे इज गोइंग। समझ में आ रहा है क्या? रे गोस, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां रे जा रही है। और N1 ऐसे याद रखो, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आ रही है। अरे इससे आसानी होगा तुमको लिखने में। N2 सर उस N1 मीडियम पहले का वाला N2 बाद वाला। नहीं, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं, पहले वाला ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जर्वर ऐसे करके नहीं। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
जहां रे जा रही है, और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे आ रही है। अभी सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अरे हाँ है ना। Yes, तो sir. apparent depth Yes, sir. by real depth is equal to refractive index of refracted medium, जहां रे जा रही है मतलब रिफ्रैक्टिव मीडियम है जहां रे जा रही है, यस और नो। रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है एवरीवन? ऐसा क्लियर। चलो एक सवाल करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से 10 मीटर नीचे रखा हुआ। कहां रखा हुआ? 10 मीटर नीचे रखा हुआ, और ये रखा हुआ वाटर में, या कोई मीडियम है सपोज करो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ आपको 3, और यहां N2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 5 दिया हुआ। एक ऑब्जर्वर है, नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें, बताओ इसको कितना दिखेगा, कहां पे दिखेगा इसको इमेज? व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ फॉर दिस ऑब्जर्वर ऑफ द ऑब्जेक्ट? फटाफट। सामने दिखेगा या दूर दिखेगा? वो सर और नीचे सर 50/3 पे दूर दिखे। 50/3 सर। 60 बताओ by अपरेंट डेप्थ बताओ, अपरेंट डेप्थ बताओ। 50/3 मीटर। 50/3 चलो देख लेते। क्या आपको ये समझ में आ रहा है रे यहाँ से आ रही है? ये तो समझ में आ रहा ऑब्जेक्ट है ना, तो रे यहाँ से आ रही है और यहाँ जा रही है, तो क्या लिखेंगे? डी डैश बाई डी इज इक्वल टू, जहां जा रही है 5/3। अरे हाँ या ना, बोलो ना, जहां से आ रही Yes, भाई, sir. जहां जा रही है, तो डी डैश का वैल्यू हो गया 50/3। अब 50/3 कहां से मेजर किया गया? यहाँ से मेजर किया गया, तो क्या 50/3 इससे भी नीचे बनेगा? तुम लॉजिकली सोचो, ये रे ऐसे जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी, यस और नो बोलो। तो क्या इमेज Yes, पीछे sir. से आते हुए लगेगा? समझ में आ गया क्या? तो फॉर्मूला क्या याद रखना आपको? फॉर्मूला ये याद रखना, अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ फ्रॉम द इंटरफेस इज इक्वल टू मीडियम जिसमें रे जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय मीडियम जहां से रे आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? Yes, sir. चलो एक और सवाल कर लेते हैं। मान लो एक बर्ड है यहाँ पे, क्या है? एक बर्ड है जो यहाँ से 40 सेंटीमीटर 40 मीटर ऊपर है। कितना ऊपर है? 40 मीटर। ये वाटर एयर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है? 4/3. 4/3। यहाँ एक फिश है, ठीक? ये है 20 मीटर नीचे। अब आपसे सवाल पूछा है फाइंड, पहला सवाल है फाइंड अपरेंट डेप्थ डी एप of fish as observed by bird। जब बर्ड फिश को देख रहा होगा तो उसको कितना अपरेंट डेप्थ दिखेगा? दूसरा सवाल, फाइंड डी एप of bird as observed by fish। फटाफट करो। यार दोनों में डेप्थ निकालनी है। हाँ, अपरेंट डेप्थ बताना आपको सरफेस से, दोनों के लिए। जब ऑब्जर्वर बर्ड था एक केस में, दूसरे केस में ऑब्जर्वर फिश है। डेप्थ मतलब एक का डेप्थ होगा, दूसरे का हाइट होगा, है ना? वही पूछ रहा हूं आपसे, कितना ऊपर दिखे कितना नीचे दिखे। 32 है क्या इसका? 32 पता नहीं, निकालो फटाफट, कैलकुलेट करो, फिर मैच करता हूँ। निकालने पे 32 आ रहा है। बाकी लोग करो जल्दी फास्ट। सर फर्स्ट का 45 मीटर और सेकंड का 80 मीटर। किधर ऊपर नीचे कर लो, डायग्राम बना लो सही से, फिर मैं बात करता हूँ। सर एक आंसर आया तो बताओ सर।
करो करो, दोनों कर लो ना, एक साथ डिस्कस कर लेंगे फटाफट, दोनों कर लो फटाफट। दोनों ही आ गए, मतलब दोनों के लिए सर आंसर आ पहले गया है। वाला एक 5 के आ लिए 15 मीटर आया है, जो मतलब पानी के नीचे दिखेगा बर्ड को, मतलब मछली, और दूसरे वाले के लिए है 80/3 है ना मीटर, जो बाहर दिखेगा सर। 20 मीटर जोड़ा नहीं है, उसके बिना है, और उस पहले वाले में 40 मीटर नहीं जोड़ा है। ठीक है, हाँ सर मेरे भी यही आ रहा है जिसने अभी बोले। चलो कर ले क्या? यस सर। चलो फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट हम किसको देख रहे हैं? फिश को। फॉर फिश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यस सुनो। तो अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, ठीक, डिवाइड बाय रियल डेप्थ। फिश कहाँ, फिश ऑब्जेक्ट है कितने पे, 20 पे, इज इक्वल टू रे कहाँ जा रही है, 1 डिवाइड बाय 4/3 इंटू 20, यही है क्या? तो 60, ये सुनो फिश के लिए कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, 15। ये आएगा ना? यस सही सर। लिखा गलत लिखा? सही है सर। सही है ना, यही है ना? अगर फिश को देख रहे हैं तो N2 कौन है, जहाँ रे जा रही है, N1 कौन है, जहाँ रे आ रही है, तो क्या बोला, डी एफ बाई, बोलो ना, समझ में आया क्या? यस आ सर। गया सर। 15 मीटर। बर्ड को अगर देख रहे हैं, अगर ये कौन देख रहा था, बर्ड देख रहा था फिश को, अगर बर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन देख रहा है, फिश देख रहा है, तो जब फिश इसको देख रहा है तो बर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, यस और नो, रे ऐसे आ रही होगी, अरे हाँ है ना, बोलो ना, यस फिश सर। की आंखों में आ रही होगी। तो जब मैं बर्ड का अपरेंट डिप्थ निकालू, डी एफ, क्या लिखूंगा, N2। N2 कौन है, कहाँ जा रही है रे, बर्ड के केस में कहाँ जा रही है रे, 4 वाटर में जा रही है, अरे हाँ है ना, बोलो ना, बर्ड अगर ऑब्जेक्ट है, बर्ड अगर ऑब्जेक्ट है तो वाटर कहाँ जा रही है, सर रे वाटर कहाँ में जा जा रही रही है। वाटर में। है, वाटर में जा रही है। तो 4/3/1 इंटू, यहाँ क्या है बोलो, सर बर्ड डेप्थ का हाइट कितना है, 40 मीटर। 40 मीटर। बर्ड का हाइट कितना है, 40 मीटर। 40 मीटर। तो 40 कितना हो गया, 160/40, सर 160/3। तो काफी हाइट पे बर्ड दिखेगा इस फिश को, काफी ऊपर। यस सर। समझ में आया क्या, और बात करने की जरूरत है क्या? नो नो सर। सर। सर इसके नहीं है, साथ एक और, 4 मीटर से हुआ था क्या बोलो, वो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बोलो, जैसे 20 मीटर नीचे है तो ऊपर सर कितना है वैल्यू? 160/3 आया इस सरफेस से। सर वो जो डिस्टेंस है ना, जैसे फिश का डिस्टेंस तो आपने लिखा है नीचे 20, तो ऊपर बर्ड का कितना है? ये रियल है, ये रियल है, ये रियल डिस्टेंस है फिश का। एक्चुअली फिश इतना दूरी है, बट इतना दूरी पे बट को दिखेगा नहीं, बट को दिखेगा कितने दूरी पे, 15 मीटर पे दिखेगा। 15। अपरेंट डिप्थ का मतलब वही है ना भाई, ये वाला देखो ना, ये जो बनाया था हमने, कॉइन रखा था डी पे, दिखा कितने पे ऑब्जर्वर को, डी डैश पे, डी पे थोड़ी दिख रहा कॉइन, अरे बोलो, यस आया सर। समझ में ये बात? एक सवाल और देखो, एक सवाल और देखो, चलो ये सवाल देखो, मान लो एक बीकर है जिसमें वाटर भरा हुआ 50 सेंटीमीटर तक, कितने सेंटीमीटर तक, 50 मीटर तक। तो एक नीचे एक कॉइन रखा हुआ, तो एक ऑब्जर्वर अगर इसको ऊपर से नॉर्मली देखे, व्हाट इज, कहाँ पे इसको कॉइन दिखेगा, अपरेंट डिप्थ क्या आएगा? सर ये वाटर है। हाँ वाटर, सर ऊपर एयर ही है ना। सर 37.5 मीटर। कितना दिख रहा है, 37.5। 37.5 मीटर। ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है? ऊपर। ऊपर सर ऊपर। तो देखो इसको लगेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यस और नो, ये डी डैश आएगा, डी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा इसको, 1/4/3 इंटू 50, यस और नो, 150/4, ये दिखेगा ना, यस अरे सर। हाँ है ना,
तो 150 by 4 75/2। अरे हाँ या ना बोलो ना, यस सर। सही है ना ये 75/2 यस सर 37.5 मीटर। यस और नो? बेस भी उतना ऊपर दिखेगा, बेस 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 यस सर। बेस का यस बेस भी सर तो इसको दिखेगा। ये दिखेगा, ये दिखेगा ना। क्लियर है क्या? यस सर। यस यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। अब ये सवाल देखना, एक सवाल मैं बता रहा हूं तुम लोग को याद रखना, ये गॉड फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला ये? गॉड फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। क्या है ये फॉर्मूला? कि मान लो बहुत सारा मीडियम है, जैसे ये N1 है, ये N2 है, और यहाँ N3 है मान लो, ठीक? 3 मीडियम है। यहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो ऑब्जेक्ट रियली रखा हुआ D1 पे। कितने दूरी पे रखा हुआ इस मीडियम में? D1 पे। और इसका थिकनेस है D2, ठीक? और ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है N3 मीडियम से, और इस सरफेस से इसका दूरी है D3, ठीक? समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ यस या सर। ना? अब देखो, पहले रे यहां से निकलेगी, पहले यहाँ रिफ्रैक्ट करेगी, फिर यहाँ रिफ्रैक्ट करेगी, फिर इसकी आंखों में पहुंचेगा। लंबा टाइम लगेगा निकालने में एपरेंट डेप्थ। यस हाँ या सर ना? अब डायरेक्ट फॉर्मूला देखो। अब जो इसका इमेज है वो कहाँ बनेगा वो समझना। इमेज का जो दूरी आएगा उसको मैं डी डैश बोल रहा हूँ। कहाँ बोल रहा हूँ? डी डैश। अब मेरे को पता नहीं डी डैश कितना आएगा, बट ये डी डैश मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मान लो मैंने नो बोला सर। डी डैश यहाँ बन रहा है, ये इमेज है, फाइनल इमेज जो उसको दिख रहा है, तो उसकी आंखों से उसकी दूरी कितनी होगी ये हम आराम से बता सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब ये जो Yes, डी sir. डैश होगा ना, ध्यान से देखना, ये डी डैश क्या होगा? डी डैश इज इक्वल टू होगा जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, N3 हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्रैकेट में। अब देखो D1 बाई N1 प्लस D2 बाई N2 प्लस D3 बाई N3। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया क्या? बोलो ये डी डैश कहां से लिया Yes, मैंने? sir. ये फाइनल इमेज है। ये क्या है? ऑब्जर्वर से। और फाइनल इमेज है। क्या है ये? फाइनल इमेज जो ऑब्जर्वर को फाइनल दिखेगा उसका ऑब्जर्वर से दूरी। समझ में आया कि ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं गॉड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? ये गॉड dot फॉर्मूला, ऐसा नाम से बोला जाता है। और ये बहुत लाइन से, एक लाइन में फटाक से आंसर दे देगा आपको। अब ये आया कैसे? सोच के देखो आया कैसे, आप प्रूव कर सकते हो। पहले यहां से यहाँ पहला रिफ्रैक्शन होगा, उसके लिए D-1 निकालोगे, फिर इस रे के लिए दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, उसके लिए D-2 निकालोगे। अरे हाँ या ना? वहीं से ये प्रूफ हुआ। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या फॉर्मूला? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो। खाली 3 के लिए है। 4 भी होगा तो ऐसे कंटिन्यू सर मत एक करना। चीज 3 मैंने बनाया, एक 4 चीज भी हो, पूछनी 5 है, भी हो। D3 में तो हमारी आई होती है ना, हम्म। तो उससे भी कंसिडर कर ले। अरे तो ये कहाँ से डिस्टेंस बताया मैंने? अब तुमको जहां से बोले, तुमको बोले पहले सरफेस से डिस्टेंस बताओ, तो D- माइनस D3 बता दो। तुमको बोले दूसरे सरफेस से डिस्टेंस बताओ, तो D- माइनस D3 प्लस D2 से बता दो। अरे हाँ या ना? बोलो ना। यस सर। निकल गया यस ना सर, आंसर? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है? सबको क्लियर है? एक सवाल क्लियर करे, है एक सर। सवाल आया था यस सर। एडवांस में, इसके ऊपर सवाल पूछा गया एक बार, देखो कैसा सवाल पूछा गया एडवांस में। ये कि एक बीकर लिया गया। क्या लिया गया? एक बीकर, इसमें एक लिक्विड भरा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4, एक और लिक्विड भरा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, और ये एयर, ठीक? ये था 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का? और ये था 50 सेंटीमीटर का, ठीक? आपसे बोला गया ऑब्जर्वर अगर ऊपर से इसको देखता है इस मीडियम को, तो उसको बेस कितना ऊपर दिखेगा? व्हाट इज द अपरेंट हाइट ऑफ बेस फॉर एन ऑब्जर्वर?
व्हाट इज द अपरेंट हाइट ऑफ बेस? पहली बात है ऑब्जर्वर कहाँ पे मानेंगे, पहले ये बताओ। अगर कुछ ना बोले तो ऑब्जर्वर कहाँ पे मानेंगे? क्या एकदम आंख यहाँ पे सर एयर करके में जस्ट यहाँ पे, Yes, क्योंकि ये sir. डिस्टेंस से बाहर है तो कुछ बोला नहीं, तब मानेंगे कि जस्ट यहाँ पे होगा। यस और नो? अब बताओ कितना होगा अपरेंट हाइट? बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, यहाँ से हाइट यहीं से बोल दे, आंखों से डी डैश। डी डैश एयर में 1 हो गया फिर रिफ्रैक्टिव आपने इंडेक्स। ये जो D3 है इसको 0 अज्यूम करा है क्या? बिल्कुल ही हाँ 0 ही मानेंगे ना, अगर कुछ नहीं बोले तो एकदम पास होगा ना, आंख एकदम सटा के। ठीक है तो सर। 1 D1 बोलो, 10 50/4, सर 10/3, अरे हाँ है ना, प्लस Yes, sir. 0/1, Yes. अरे हाँ है ना, बोलो ना। तो डी Yes, डैश का sir. वैल्यू यस सर क्या बेस उसको यहाँ पे दिखेगा? ये आ गया बेस का हाइट फ्रॉम द टॉप। अरे हाँ है ना, बोलो ना यार। यस सर Sir. अब ये निकाल लो कितना सेंटीमीटर। खत्म हो गया सवाल? 95/6 कितना है 95/6 कितना आएगा? 15.83 meter. 15.83 सेंटीमीटर है ना? Yes, sir. Sorry, यहाँ centimeter. पे होगा दूसरे लिक्विड के जस्ट Yes. थोड़ा सा ऊपर। यस और नो? क्लियर है क्या? Yes, sir. और बात करने, आई होप सो, और बात करने का जरूरत नहीं। नहीं है। समझ में आया? गॉड फॉर्मूला समझ में आ गया क्या सबको? Yes, sir. Yes. सर क्लियर है? कितना समय हो गया? सर 10 चलो यहीं तक रहने दे। ठीक है। यस सर। चलो मैं इसको अभी तुम लोगों को डाल दे रहा हूँ फटाफट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. हैप्पी नेक्स्ट डे सर।